गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट। आज हम लोग अपने IUPAC नेम और कार्बनिक रसायन के चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें IUPAC नेम का नामकरण नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे दो उदाहरण लिए हुए हैं, दो एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और किस तरीके से हम उनको नेमिंग करते हैं इस बारे में हम बात करें। सबसे पहले तो हम किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे कोई भी हमारा जो आणविक सूत्र होता है उसमें हम कार्बन की संख्या लिखते हैं, मतलब नंबर अलॉटेड टू दैट कार्बन सबसे पहले किया जाता है। तो पहले हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से हमने जो हमारी सबसे बड़ी चेन है, जो सबसे बड़ी श्रृंखला है, उसकी नंबरिंग करते हैं ताकि हमें किस नंबर पे कौन सा ग्रुप या कौन सा ब्रांच जुड़ा है इसके बारे में पता चले। जैसा आप देख रहे हैं कि CH3 मीथेन में एक हाइड्रोजन कम करके बनता है, तो ये होता है हमारा मिथाइल ग्रुप। उसी तरीके से नीचे हमें मिल रहा है CH2 और CH3। इसका मतलब यदि हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें वैल्यू मिलती है C2H5, मतलब इथाइल। तो आप इसको कंबाइन बोल सकते हैं। नामकरण करने के वक्त हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि मिनिमम नंबर हमें मिलने चाहिए और उस मिनिमम नंबर को नंबरिंग कर कर हम उनका नाम देते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे ने नंबर चालू किया है लेफ्ट से। ज़रूरी नहीं है कि हर बार नंबर लेफ्ट से चालू हो। जो लोएस्ट नंबरिंग होती है जिसपे कम से कम वैल्यू मिलती है उसको भी आप ले सकते हो। तो अभी फिलहाल हमने एग्जांपल लिया है कि फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो हमारे सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और सेकंड कार्बन के नीचे एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं तो पांचवें में हमारे पास एक मिथाइल ऊपर, एक मिथाइल नीचे और लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कार्बन कितने हैं? 6। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाता है 2,2 मिथाइल ऊपर, इथाइल नीचे। पर नामकरण करते वक्त हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे रहते हैं, तो ये हो जाएगा 2,2 इथाइल मिथाइल। पांचवें पे दो मिथाइल ग्रुप है, दैट इज 5,5 डाई मिथाइल। और सबसे लॉन्ग चेन में कुल हमारे पास 6 कार्बन है, तो इसका पूरा नाम हो जाता है हेक्सेन। तो नाम यदि हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2,2 इथाइल मिथाइल 5,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये है कि उसमें एक फंक्शनल ग्रुप, एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, वो है अल्कोहल। तो उस अल्कोहल को ध्यान में रखते हुए हम लोग नंबरिंग पीछे से चालू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यदि हम लेफ्ट से आते तो ये चौथे नंबर पे पड़ता, तो वो हमारे लिए संख्या बढ़ जाती, मतलब वैल्यू ऑफ दैट न्यूमरल विल बी ग्रेटर। इसलिए हम लेफ्ट से चालू, राइट से चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिनिमम नंबर क्या मिल रहा है? 3। तो हमारे लिए ये हो जाएगा 3 ऑल। टोटल हमारे पास कितने कार्बन है? 6। तो ये हो जाएगा हेक्स, 3 ऑल हेक्स, जिसपे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है पर वो उसके साथ है, मीथेन के साथ है। तो हम इसके नाम में आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये हमारे लिए एक क्या हो जाएगा? इथाइल ग्रुप या इथेनॉल। तो आप इसे ले सकते हो 3 इथेनॉल और टोटल में से एक कम कर देंगे तो नाम हो जाएगा 3 इथेनॉल पेंट, क्योंकि अब कितने बचेंगे उसमें? 5। तो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसके अनुसार आप उनके अल्कोहल ग्रुप को, जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम यदि इसी को मान लें कि हम लोग यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप बना, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 3 ऑल
हेक्सा, हेक्सा, हेक्सेन इसलिए क्योंकि सबके बीच में सिंगल कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे हमारे इस चैप्टर के, वो है मूलानुपाती सूत्र, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि यदि किसी भी यौगिक का सूत्र हम बनाना चाहते हैं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो उनके कितने तत्व, कितने एलिमेंट्स उनको मिलके बने हैं, यदि उनका परसेंटेज हमें पता है, तो उस आधार पर हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। और इस फॉर्मूले में हमें दी हुई जानकारियां हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें बनाना है। कार्बन का मास, भार जो होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। जबकि दिए हुए प्रतिशत पे, मतलब द परसेंटेज दैट हैज गिवन टू यू इज 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन, और इन दोनों को यदि आप टोटल करो, मतलब 40 प्लस 6.67 दैट बिकम्स 46.67 टोटल इन दोनों का परसेंटेज, उसको 100 में से माइनस करो, 46.67 जीरो कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 9, 9, 9, मतलब 3, 3, 3 and 5, दैट मीन्स 53.33%। तो जो तीसरा एलिमेंट, तीसरा तत्व हमारा बचा ऑक्सीजन, उसका परसेंटेज अपने आप क्या आ जाएगा, 53.33। इन तीनों के जो भार हैं, मास नंबर है, उनसे उनके प्रतिशत को भाग देंगे, मतलब 40% कार्बन का है तो 40 डिवाइडेड बाय 12, 6.67% हाइड्रोजन का है तो उसके भार से यदि हम भाग देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.67 इटसेल्फ। अब बचा हमारे पास ऑक्सीजन, 53.33 को उसके भार से, ऑक्सीजन के भार से, मतलब उसके मास नंबर 16 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमको 3.33। अब 3.33 जो है सबसे लोएस्ट नंबर है, चाहे कार्बन में मिला हो चाहे ऑक्सीजन में मिला हो, पर 6.67 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर। तो हम जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको सभी गिवन या फाइंड इट आउट परसेंटेज के रेशियो से डिवाइड करते हैं, मतलब 3.33 अगेन डिवाइडेड बाय 3.33, 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33 एंड 3.33 अगेन डिवाइडेड बाय 3.33। तो ऊपर आप देखेंगे कि आपको 1 मिलेगा, दूसरा 2, क्योंकि ये लगभग डबल है, और ये 1। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो उस एम्पिरिकल फॉर्मूले में कार्बन एक पार्ट होगा, हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स होंगे और अगेन ऑक्सीजन का 1 पार्ट होगा। तो मिनिमम ये आपका पार्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब कार्बन का 1 पार्ट, ऑक्सीजन का 1 पार्ट और हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स। इस तरीके से आपको इनके एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाए। अब उसी आधार पर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए आपको मॉलिक्यूलर वैल्यू निकालनी है और उसके एम्पिरिकल फॉर्मूले में उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब होता है कि यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो हमें नहीं पता है कि कितना कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, n की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द पावर ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें इसकी मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूले के वेट से डिवाइड करते हैं। मतलब अणु भार को यदि हम मूलानुपाती भार से भाग देते हैं तो जो भी रेशियो हमें मिलता है वो हमारा पर्टिकुलर उसका फॉर्मूला बनाता है। मतलब यदि हमें मान लो n की वैल्यू मिल रही है 2, तो उस आधार पर हमारे लिए गिवन एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है,
H2O, इस पे पावर कितना लग जाएगा 2, मतलब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा C2H4O2. So this becomes the exact molecular formula of a given compound. तो किसी भी दिए गए यौगिक के यदि n का मान निकाल लिया जाता है तो उस n के मान को निकालने पर आप उसके एम्पेरिकल फॉर्मूले पे जब उस वैल्यू को पुट अप करते हो तो आपको एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।